मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। आकाश में कैसे, आकाश में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछलो यारो। कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। हमने ये जो लाइनें पढ़ी, ये दुष्यंत कुमार की लाइनें हैं, उनके गजल की लाइनें हैं। दुष्यंत कुमार का गजल का संग्रह 1975 में आया था और उसमें ये दर्ज लाइनें हैं। और 75 में आया संग्रह, आज जिस तारीख में हम लोग बैठे हैं, उस संग्रह के 50 साल पूरे हो रहे हैं। यकीन मानिए दोस्तों कि साहित्य में, लेखन में अपनी बात कहने वाले कथाकार का एक संग्रह इतना लोकप्रिय हो और जिसने पीढ़ियों को प्रभावित किया। मुझे याद है कि 70, 75, 80 और 90 की जो नौजवान पीढ़ी थी, उस संग्रह को अपने सिरहाने लेकर सोती थी। उसमें इतनी बड़ी ताकत थी। दरअसल हुआ ये कि दुष्यंत जब आते हैं और गजल की विधा में जब आते हैं, तो आप देख लीजिए कि वह दौर कौन सा है। आजादी मिलने के 2 दशक बाद ये कहानी शुरू होती है हिंदुस्तान में। और एक जो उम्मीद थी आजाद हिंदुस्तान में आम लोगों की, वह उम्मीद, वो सपने शायद टूटने लगे थे, बिखरने लगे थे। दुष्यंत ने इस चीज को महसूसा, आम आवाम की दिक्कतों को, परेशानियों को समझा और गजल के जरिए उन्होंने कहने की कोशिश की। ऐसा नहीं है कि दुष्यंत को सिर्फ गजल से ही जाना जाता है। इसके पहले काव्य नाटक वो लिख चुके थे। मसीहा मर गया उनका नाटक है। काव्य संग्रह सूर्य जी का स्वागत 1957 में आता है। आवाजों के घेरे 1963 में, और जलते हुए वन का वसंत उपन्यास उनका है। छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष, दोहरी जिंदगी। लेकिन उनकी जो विधा थी गजल की, उसने जो कहते हैं ना कि मिर्जा गालिब ने कमरो जुल्फ को, गजल को बाहर निकाला, कमरो जुल्फ को से गजल को बाहर निकाला, उसी तरह दुष्यंत के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने आम की आवाज से उसे जोड़ा और इसीलिए उन्हें इतनी लोकप्रियता हासिल हुई। ऐसा नहीं है कि उस दौर में बाकी लोग भी हिंदी में लिख रहे थे, उर्दू में लिख रहे थे, अज्ञे लिख रहे थे, मुक्तिबोध लिख रहे थे, लेकिन दुष्यंत की जो लाइनें हैं, उसने बेजुबानों को जुबान दी। मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं प्रभात खबर का खास कार्यक्रम समय से संवाद। इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं, साए में धूप पर बात करने के लिए पटना स्टूडियो में हमारे साथ हैं जाने माने शायर कासिम खुर्शीद साहब। कासिम खुर्शीद साहब काफी सक्रिय हैं लेखन की दुनिया में। हिंदी और उर्दू अदब में इनकी खास पहचान है। ये लिखते हैं, मौला ये बाजार अलग है, मौला ये बाजार अलग है, मतलब है तो प्यार अलग है। क्या बात। तो ऐसी शायर और उसको हमारे बीच लाने वाले खुर्शीद साहब, हम इनसे बात करेंगे। हमारे साथ हैं अनीश अंकुर जी, संस्कृति कर्मी की एक पहचान के साथ पिछले 20-25 सालों से यहाँ संगमंच पर सक्रिय हैं। नाटक और संस्कृति कर्म का की जो भी विधाएं हैं, उन सब में अनीश अंकुर जी काफी सक्रियता के साथ, लगन के साथ वो लगे रहते हैं
और उनकी ये पहचान है। उनकी हाल में ही एक किताब आई है नाटकों पर, तो हम उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ है राजेश कमल जी, युवा लेखक, कवि और गजलकार। हम इनसे भी बात करेंगे और बातचीत की शुरुआत करते हैं कासिम खुर्शीद साहब से। साये में धूप का जो संग्रह है, उसकी 52 गजलें हैं। उन गजलों ने कैसे हमारी पीढ़ी को, और आप कह सकते हैं कि उन गजलों ने मुहावरे में तब्दील कर दिया, इसकी क्या वजह रही? पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंच और बहुत ही महत्वपूर्ण पैनल जिसका आपने हिस्सा बनाया, इसके लिए हम आपको बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं। और यहाँ तक गजल पर गुफ्तगू है और ख़ास तौर पर दुष्यंत कुमार की जो हम 50 साला हम अब तो कहते हैं कि उनकी जो साये में धूप जो उनका आया गजल संग्रह, हम उनको कहेंगे कि उसके 50 बरस गुजर चुके हैं। तो देखिए, बात हम अपनी यही से शुरू करते हैं कि जो बड़ा साहित्य होता है और बड़ा साहित्यकार होता है, वो बहरहाल समय से बहुत आगे होता है, बहुत सामयिक होता है हर दौर में। अभी अभी आपने गालिब को याद किया, पता नहीं कितने 100 बरस गुजर गए, गालिब आज भी सामयिक हैं, आज भी रेलिवेंट है। गजल की कोई गुफ्तगू होती है गालिब के बगैर मुकम्मल नहीं होती। गजल की कोई गुफ्तगू हो मीर तकी मीर के बगैर मुकम्मल नहीं होगी। गजल की कोई गुफ्तगू हो इकबाल के बगैर मुकम्मल नहीं होती है। आखिर ये वजह कौन सी है? कुछ तो वजह रही होगी कि हम तो इतने 100 बरस गुजर गए, कितने लोग आए, कितने लोगों ने लिखा, अच्छा लिखा, अपने अपने वक्तों में बहुत अच्छा लिखने वाले लोग हैं, और सबने कहीं न कहीं किसी न किसी सतह पर हमें प्रेरित किया हुआ है। क्या वजह है आखिर कि उसके बगैर आज भी हमारा काम नहीं चल पाता है? उसके जिक्र के बगैर ऐसा लगता है कि सब कुछ अधूरा सा है। गजल पे गुफ्तगू करें गालिब ना आए, गजल पे गुफ्तगू करें मीर ना आए। इसी तरह से एक दौर आया, लंबा दौर चल रहा था गजल का, और जैसा कि आपने भी कहा कि हम जुल्फो कमर से आगे आए नहीं थे। हालांकि उसमें कई बार अच्छे अशार मिलते हैं। गालिब का आपने अभी भी जिक्र किया, यूं ही बर रोता रहा गालिब तो सुन अहले जहां, देखना इन बस्तियों को तुम के वीरा हो गई। अब आप गालिब, क्या बात, गालिब उस जमाने में ये शेर भी कह रहे हैं। जी जी, गालिब उस जमाने में ये भी कह रहे हैं जब वो कहते हैं कि दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है? हम भी मुंह में जबान रखते हैं, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। गालिब कह रहे हैं। तो गालिब, जैसा कि आपने भी बताया कि गालिब अभी अपने दौर का जदीद तर शायर हो गया, लेकिन उसके बाद एक लंबा दौर गुजरता है, तरक्की पसंदों का दौर, जो जिसको प्रगतिशील आप ये कह सकते हैं, जदीदियों का दौर आया। लेकिन उस पूरे दौर में गजल अपनी जो नाजुकी के साथ ही चलती रही, वो ठुमक ठुमक के साथ ही वो चलती रही। और गजल में अगर महबूब की बातें नहीं होती थी, गजल में इश्क आशिकी की बातें नहीं होती थी, तो वो गजल हमारे असातिज़ा मुकम्मल गजल नहीं मानते थे। गजल के तगज़ुल का रिश्ता ही इश्क आशिकी से था। दुष्यंत जब आते हैं, तो दुष्यंत का दौर जो है वो एक अजीब सा दौर था। वो एक ऐसा दौर था जैसे लग रहा था कि चारों तरफ कहीं कहीं कुछ ऐसा, कोई तब्दीली आनी चाहिए, कोई चेंज आना चाहिए। तभी वो कहते हैं कि बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं। तभी वो कहते हैं कि अब तो इस तालाब का पानी बदल डालो, ये कंवल के फूल कुमलाने लगे हैं। ये सारा दर्द जो है, आप सोचिए कि ये गजल में आवाम का दर्द है, आवाम का दर्द पहली बार। और देखिए, स्वीकृति बहुत बड़ी चीज होती है जी, स्वीकार्य, मतलब वो एक्सेप्ट कर लिया जाए, मान लिया जाए। तजुर्बे तो बहुत होते हैं हमारे यहाँ, शायरी में भी, नाटकों में भी, हर जगह तजुर्बे हुए। तजुर्बों को हमने एक्सेप्ट किया, माना या ओढ़ लिया। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ, वो अगर वो कह रहे हैं तो आज के डेट में जब 1975 और उसके बाद हम अभी उनका जिक्र, कमलेश्वर का जिक्र जरूर करना चाहेंगे। एक कमलेश्वर एक सूत्र थे, कम से कम उन्होंने एक तरह से उनकी पहचान की, और पहचान ही नहीं की बल्कि उन्होंने एक तरह से हम जैसे लोगों को, हम लोग भी उस जमाने में रंगकर्मी थे, धर्मवीर भारती, तो हम लोग उस जमाने में दुष्यंत को उस तौर पर नहीं जानते थे। भाई वो एक बड़ा नाम था, बड़ा मंच भी था उनके पास। उसके जरिए से दुष्यंत कुमार हम लोगों तक स्थानांतरित हुए, मुंतकिल हुए, और तब हम भी इप्टा में या दूसरे जगहों पर नाटक कर रहे थे। तो दुष्यंत की चीजें ही हम लोग को बड़ी प्रेरित करती थी
इसलिए कि लगता था कि जो गजलिया शायरी है, वो गजलिया शायरी में जिस तरह की तब्दीलियां, जिस तरह का चेंज और एक इनकलाब जिसको हम कह सकते हैं आया, तो उस इनकलाब ने एक न सिर्फ ये कि हिंदी शायरी या हिंदी गजल को नहीं, बल्कि उर्दू गजलों को भी मुतासिर किया, और उर्दू में भी उनके हवाले से बहुत कुछ लिखा जाने लगा उस जमाने में। और ये जरूर कहा गया कि भाई उन्होंने जो हिंदी की लफ्जियात हैं, हिंदी के जो डिक्शन है, हिंदी की जो फिक्र है, उसके साथ साथ सबसे दुष्यंत की जो बड़ी खूबी थी, एक खूबी तो ये ठीक बताया कि उन्होंने बिल्कुल असली मानवीयत जिसको बिल्कुल आधुनिक चिंतन होता है, उसके साथ उन्होंने गजल को बिल्कुल एस्टेब्लिश किया था। लेकिन एक और काम भी उन्होंने किया था, तो गजल में हिंदी की जो लफ्जियात हैं, उसके साथ उन्होंने तजुर्बा किया। अब जैसे कि वो एक उनका शेर आता है कि और जिसके बारे में क्या कि जिस बात का खतरा था सोचो कि वो कल होगी, यहां तक तो ठीक है। जरखेज जमीनों में बीमार फसल होगी, जी जी अब जी, वो फसल बांध रहे हैं। फसल जी। लेकिन अगर उर्दू वाले कहते हैं कि भाई ये फसल फसल होता है, असल जो है लफ्ज। लेकिन उन्होंने ये दुष्यंत ही कुमार थे जिन्होंने हिंदी के मिजाज को सामने रख करके, अवाम के मिजाज को सामने रख के, आम बोलचाल की जो भाषा थी उसको सामने रख के उन्होंने गजल में उन तमाम लफ्जों को उस तरह से पिरोने की कोशिश की और उसको मनवा दिया लोगों से। बाद में उर्दू वालों ने माना कि हाँ ठीक है, हिंदी के मिजाज के एतबार से आपने गजल में जो उरूज और बहर सब तो थी, उसमें तो कोई दो राय नहीं थी, लेकिन उन्होंने लफ्जों की सतह पर भी बहर में भी कुछ क्वेश्चंस थे ना, हाँ, उर्दू क्वेश्चन, व्याकरण, हाँ वो व्याकरण को लेकर के हुए। लेकिन यह है कि उन्होंने कम से कम, वही मैं कह रहा था कि जो हिंदी का जो मिजाज था उस ये एक बड़ा, इसको तौसीक कहते हैं, इसको इसको एक्सटेंशन कहते हैं। जो एक्सटेंशन आमतौर पर कम हुआ करता है, एक्सटेंशन कौन करेगा? जो जीनियस होगा। जैसे गालिब ने एक्सटेंशन किया था, गालिब ने गजलिया शायरी में एक्सटेंशन किया। गालिब के यहाँ भी कई जगहों पर अब जो हम लोग कहते हैं मतरूक, अब आप दिले नादा कहेंगे तो हो सकता है कुछ लोगों को खटके, लेकिन आपको दिल्ले नादा कहना पड़ेगा। होता तो है नहीं, लेकिन गालिब जैसा शायर कह रहा था, जिंदगी यूं ही गुजर ही जाती, क्यों तेरा राह गुजर याद आया, क्यों तेरा राह गुजर याद आया, होना चाहिए तो तेरी राह गुजर, गालिब ने कहा था। तो कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले गालिब खुद अपने आप में लीजेंड बने, और तब उसके बाद उनकी सारी चीजों को एक्सेप्ट किया गया, माना गया। इसी तरह से दुष्यंत ने किया। दुष्यंत का तजुर्बा बहुत ही गैर मामूली तजुर्बा था, और वो बहुत आसान नहीं था कि उसको बहुत आसानी के साथ लोगों तक उसको पहुंचा पाना और उसका एक्सेप्टेंस। लेकिन एक्सेप्टेंस ही नहीं हुआ कि आज 50 बरस के बाद भी दुष्यंत जैसा कोई भी शायर या कवि उतनी शिद्दत के साथ जो है हमने एक्सटेंड किया होगा अपने अपने लफ्जों पर, कोई पैदा नहीं हुआ। इसलिए हम बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं आपको कि आपने एक बहुत ही अहम तरीन मौजू पर आज ये गुफ्तगू रखी, और आज हम दुष्यंत को याद कर रहे हैं। दुष्यंत को सिर्फ याद नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपना फर्ज भी निभा रहे हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया। हम आते हैं अनीस भाई के पास। ना हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे, ना हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। अनीस भाई, बिल्कुल। जब ये लाइन आप पढ़ते हैं या हमारी वो पीढ़ी पढ़ती रही है, तो इसको कैसे ग्रहण करती है चीजों को, दुष्यंत के शब्दों को, उनके गजलों को? अजय जी, जैसे आपने अपनी इंट्रोडक्शन में, अपनी शुरुआत में जिन बातों का जिक्र किया और जिसको कि आगे बढ़ाया कासिम खुर्शीद साहब ने, सबसे बड़ी बात है कि हिंदी में गजल लिखने की जो बर्ताव था, जो लहजा था, उन्होंने हमेशा के लिए बदल डाला। और जैसे कि आपने अपनी बातचीत में किया कि हुस्न इश्क की बात, नाजो अदा की बात, उससे हटा के जैसे इसमें कहा गया कि वैसे गजल है ही प्रेमी प्रेमिका की बात, अगर वो, लेकिन उसको आवाम से जोड़ा, उसकी तकलीफ से, पूरा फॉर्मेट बदल दिया, पूरा फॉर्मेट बदल दिया। तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। आप देखिए कि वो कोई उर्दू की रवायत से नहीं आए थे। वो जैसे बिजनौर में जन्म हुआ, हिंदी से में किया, इलाहाबाद पढ़ने गए, और इलाहाबाद में जो बात तरक्की पसंद तहरीक के बजाय परिमल ग्रुप से उनका जुड़ाव था, उसकी गोष्ठियों में आना, और जो पहले संग्रह का नाम 1957 का आपने लिया, उसी से उनको काफी प्रसिद्धि मिली। लेकिन ये जो साये में धूप है, उसके 50 साल हुए, ये समय हमको देखना होगा। जो आपने इस शेर का जिक्र किया,
कि वो आप देखिए कि बिहार ही उसका केंद्र था, जयप्रकाश आंदोलन था, आजादी से मोह भंग की बात हो रही थी। इसी में ये जो संग्रह है साहिब धूप का पहला शेर है कि कहा तो तय था चरागाह हर शहर के हर घर के हाँ, लिए, एक घर के लिए। कहाँ तो कहाँ चिराग चराग में मैसर असर नहीं नहीं शहर के लिए। जी बिल्कुल। तो ये उस मोह भंग को बहुत सामने लाने वाला ये है कि आपने जो वायदे किए, आजादी के ख्वाब थे, जो सपने आपने दिखाए थे, वो एक एक कर ढाते जा रहे हैं। तो ये जो शेर है जो आपने पढ़ा, वो इसी में देखिए उसका एक और अगला उसका ये है जो कि जी। खुदा नहीं न सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। नजर के लिए इसी का जी, और अगली पंक्ति जो बार बार दोहराई जाती है कि वो मुतमईन नहीं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। असर के लिए मतलब ये जो यथास्थितिवादी शक्तियां हैं वो करीब पत्थर है, ये ग्रेनाइट पत्थर है, इसमें आपको पावर और प्रिविलेज का जो गठबंधन है उसको पिघला नहीं सकते। उसमें शायर कहता है कि वो एक अलग बात है, लेकिन मैं बेचैन हूँ, बेकरार हूँ कि अपनी आवाज में असर पैदा करूं। इसी में आपने एक और पंक्ति कही थी शुरुआत में कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं सो, एक पत्थर तो तबीयत से उछा। देखिएगा एक डायलेक्ट्रिक साउंड में जी एक द्वंद आपको उसमें नजर आएगा। जी एक तरफ लगेगा, एक ही बात के दो पहलू नजर आएंगे कि जी। पत्थर पिघल नहीं सकता, लेकिन उसको पिघलाने की अलग कोशिश, आवाज में असर पैदा होगी तो वो या फिर उसकी तरफ बात है। हमेशा एक डायलेक्ट्रिक्स, एक द्वंद को, एक अंतर्विरोध को पकड़ने की कोशिश, इसीलिए उसमें आपको व्यंग नजर आता है इनके यहाँ। आप देखिए कि आज अगर 50 साल पहले का जो दौर था, इमरजेंसी के का लगभग वो दौर था, उसी साल उनकी मृत्यु हुई। आज अगर उसको दौर से क्यों आज याद 50 साल भी याद हम उनको, इसलिए वो हम इसलिए याद की जो कासिम खुर्शीद साहब ने कहा कि वो समय से आगे देख रहे थे, इसलिए कि अपने समय में नब्ज पर उनकी पकड़ थी। और ये इमरजेंसी का दौर था और वो जिसको आजादी के बाद का दूसरा सबसे बड़ा जन आंदोलन था, जयप्रकाश आंदोलन, हमारा राज्य उसके केंद्र में था। जब भी हम इनको याद करें, आप देखिए कि ऐसा असर था। फिल्मों में जाइए, आंदोलन में जाइए, सारी इनकी कविताएं शायद ही हिंदी का कोई कहावत में, मुहावरों में तब्दील अगर हो गया तो वो दुष्यंत। आप अरविंद केजरीवाल जब ये करते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं, तो इनकी बात, मसान फिल्म को देखिए, आप कहीं भी चले जाइए आप इनको पाते। डाक टिकट जो इन पर जारी किया गया 2009 में, यूं ही नहीं किया गया। हिंदी में हिंदी भाषा को समृद्ध किया, हिंदी भाषा को एक जो मुक्तिबोध की आपने चर्चा की, जो कहा जाता है कि जो है उससे बेहतर चाहिए का समाज, उसकी दिशा में आगे बढ़ाने वाले शख्स है दुष्यंत। बिल्कुल। और जैसा कि आपने जिक्र किया, वो इमरजेंसी का दौर था और एक शायर के तौर पर, एक संवेदनशील साहित्यकार, लेखक के तौर पर जब वो भोपाल में नौकरी कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने अपने रचनाओं में कुछ लिखा, बेशक, मतलब समाज के पक्ष में, लोगों के पक्ष में, और उसका खूब भाजन भी बढ़ना पड़ा। और शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि इतनी तकलीफ, इतना दुख उनको पहुंचा होगा कि वो दिसंबर की 30 तारीख जब वो हम सबको छोड़कर गुजर जाते हैं, लेकिन उनकी रचनाएं हमारे साथ होती हैं। उनकी लाइनें हैं, चट्टानों पर खड़ा हुआ तो छाप रह गई पांवों की, सोचो कितना बोझ उठाकर मैं इन राहों से गुजरा। राजेश कमल जी। क्या बात, क्या बात। देखिए, ये जो मुहावरे के तौर पर जो इस्तेमाल होने लगा उनकी गजलों का, ये जो पंक्तियां हैं, तो आप इसको एक साहित्यकार के नाते, एक कवि के नाते, आप इसको कैसे महसूस करते हैं? देखिए, जैसे खुर्शीद साहब ने गालिब का जिक्र किया, तो उस समय जो हुस्न और इसकी शायरी थी, और अब जब गालिब जब आते हैं तो वो भी ट्रेडिशन तोड़ते हैं। उनका रेंज देखिए, वो हर चीज के लिए लिखते हैं, ऐसा नहीं है कि शराब के लिए और स्त्री के लिए लिख रहे हैं, हाँ, वो प्रेमिका के लिए लिख रहे हैं, तो वो स्त्री के लिए भी संपूर्ण रूप से लिख रहे हैं और बाकी चीजें भी लिख रहे हैं। वो ट्रेडिशन को तोड़ते हैं, ठीक है ना। जब भी ट्रेडिशन टूटता है,
हाँ, परंपरा जैसे ही टूटती है तो कुछ जो मतलब कि मठाधीश होते हैं और कुछ हर तरह के व्याकरण वाले हर तरह की, तो उसमें ऐप देखा जाता है, गालिब को भी झेलना पड़ा। जी अब हिंदी में क्या होती है, हिंदी में गजल तो निराला ने भी लिखी, उसके बाद और भी, लेकिन आके पॉपुलर होती है दुष्यंत कुमार के सामने। अब देखिए कि उस समय छंद की कविताएं धीरे 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 खत्म हो रही थी और फ्री वर्स की तरफ, आजाद कविताओं की तरफ आ रहे थे। अब क्या है कि उस समय दुष्यंत कुमार गजल लेके आते हैं जी। हाँ, और ऐसा नहीं है कि वो पुरानी ट्रेडिशन को लेके नहीं चल रहे हैं, लेके चल रहे हैं, लेकिन उनका कहन जो है ना बिल्कुल अलग हो जाता है। अब वो जो शेर आपने कहा, वो जो मतला है, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ, ये ट्रेडिशन है मतला। लेकिन इसी का दूसरा शेर है, एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं यहाँ राह भूल जाता हूँ, और तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता। अब बताइए गजल में कोई हिम्मत करेगा इस तरह की बात कहने की? ये पूरा कहन वो आके ट्रेडिशन बदल देता हुआ। क्यों जनमानस में, क्यों आलोचकों को कि प्रिय नहीं हो सकते थे वो उस तरह से जी, क्योंकि वो बिहार वगैरह में भी सवाल है। खुर्शीद साहब ज्यादा बेहतर बताएंगे, मैं बिहार नहीं जानता, तो उसमें भी सवाल है, उनके कहन में भी सवाल है, उनके काफिया में तो इन्होंने बताया कि काफिया में सवाल है। हाँ, वो फसल और फसल, तो उसे गालिब ने भी तोड़ा, इन्होंने भी तोड़ा। लेकिन अब क्या है कि इनके पास कंटेंट, इनके पास बात कहने की चीजें इतनी मजबूत थी कि ये टिक गए। वो क्या थी? वो बात क्या थी? उनकी कहन, इनका कहन जो था वो, और उसके कंटेंट भी, कंटेंट भी हो गई है, पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो मतलब इस तरह से दोहा का भी रस आता है उनमें और गजलों का भी आता है उस समय। लेकिन ये कंटेंट इतना कहन आगे के लोगों में, आदम ने किया, नचिकेता भी कुछ की, और भी कुछ लोग हुए, लेकिन आगे के लोगों में वो कहन, वो चीज, वो ये नहीं थी जो फिर गजल, हिंदी गजल बहुत आगे नहीं बढ़ सकी, आगे नहीं जा सकी। लेकिन वो कनेक्ट करते हैं, वो आलोचकों के नहीं, जनता के कवि थे। हाँ, ये बात सही है कि उस समय आंदोलन भी था, इमरजेंसी आई थी, उस समय लोगों के जुबान पे था, युवाओं के जुबान पे था। और अब भी किसी से खड़ा होके साहित्य से कोई लेना देना नहीं हो तो 10-20 दुष्यंत कुमार के शेर आपको सुना। तो दुष्यंत कुमार जो थे वो एक मील का पत्थर थे, वो खड़ा करके चल गए। अगला मील का पत्थर कब आएगा आप देखिए। हाँ, बाकी चीजें फिर फ्री वर्स में होने लगी। तो क्या अब एक सवाल इनकी बातों से ही हम आपसे खुर्शीद साहब जानना चाहते हैं कि क्या अच्छे साहित्य के लिए, अच्छी गजलों के लिए, कविताओं के लिए क्या आंदोलन या इस तरह की कोई चीज हमारे आसपास होना बहुत ही जरूरी है, ताकि उस पर खड़े होकर, उसको देखकर आप अपनी रचनाओं को रच सकें? देखिए, बड़ी बात आपने कही है कि जहाँ आंदोलन को एक व्यापक रूप में देखने की आवश्यकता है। एक आंदोलन तो अपने अंदर चलता रहता है रोज, आदमी के अंदर। अब सब थे, खलील जिब्रान का जिक्र करे, वो उनके अंदर भी एक अजीब किस्म का आंदोलन चल रहा था, दुष्यंत के अंदर चल रहा था, गालिब के अंदर चल रहा था, मीर के अंदर चल रहा था, निराला के अंदर चला है, छोड़ दीजिए आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र के अंदर चला। तो कहने का मतलब है कि बगैर तहरीक, या जिसको आंदोलन आप कहते हैं, उसके बगैर तो कहीं कुछ भी मुमकिन नहीं। आज ये तहरीक थी, ये 50 साल की जो तहरीक है, जिसकी वजह से आप यहाँ बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से आपका जिक्र कर रहे हैं, जिसको उर्दू में कहा जाता है कि नागुज़ीर उनका जिक्र होता है। जिस तहरीक की बात आप कह रहे हैं, कोई ऐसा दौर नहीं गुजरा है, आप महसूस करेंगे, देखेंगे। गालिब के यहाँ गदर का दर्द होता है, इनके यहाँ इमरजेंसी का दर्द होता है, और हालात और अहवाल का दर्द होता है। बहुत से लोगों के एक परिवार का दर्द होता है, लेकिन वो परिवार ऐसा लगता है जैसे पूरा समाज ही उनका परिवार है। लगता है कि जैसे, ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई बात अगर कही जा रही है, या आप कहा तो मैंने अपने गम की बात कही, लेकिन वो लगता है कि वो आपका भी गम है। तो ये कौन सी तहरीक है? ये भी तो एक तहरीक है, जो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे में, जो एक मोहब्बत की तहरीक है, जो प्रेम की तहरीक है, और जो ये लाफानी है, ये एक लाफानी है, ये एक सूत्र में बंधी हुई तहरीक है, जो आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र
भाई आप उसको क्यों भूल जाते हैं? हम लोग गजलों का हमेशा जिक्र करते हैं, तहरीक का जिक्र करते हैं, उपमाओं का जिक्र करते हैं, बहूर का जिक्र करते हैं, सारी चीजों का जिक्र करने के अमल में कम कम लोगों को ये मालूम था कि भाई आप हमारे जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। लोग कम कम मालूम है कि उन्होंने उनका एक तरह से पूरा का पूरा एक गजल संग्रह हो जाता है उसमें। आप भारतेंदु समग्र पढ़ेंगे तो उसमें उनकी तवील गजलें जो रसा तखल्लुस करके वो करते थे, आप उसमें देखेंगे कि वो पूरी की पूरी पूरी जो उनकी शायरी है वो जुल्फ, काकुल, ये एकदम बिल्कुल फारसी के और की जो इस्तिलाहें थी वो सारी इस्तिलाहें उसके अंदर मौजूद हैं, सब इस्तिलाहें। मैंने उसके ऊपर बल्कि उर्दू में बाकायदे तौर पर उसको आर्टिकल लिखा भी मैंने, साहित्य अकेडमी ने उसको ये भी किया था। तो हम ये देख रहे हैं कि एक वो दौर था, उस दौर से लेकर आप भूल जाते हैं हम सब लोग, और हम लोग बड़ा इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं, खास के हो सकता है अध्ययन की कमी हो या कुछ भी कोई मामला हो सकता है। अब उर्दू से आपने गजल को जोड़ दिया, ठीक है, मेरे साथ एक थोड़ा सा अच्छा रहा है नाटकों की वजह से, इन तमाम वजहों से कि मैं दूसरी जबानों को पढ़ता रहा, तो दूसरी जबानों के साथ रिश्ता रहा। जैसे भारतेंदु के साथ अगर रिश्ता रहा तो उधर हम दूसरे उर्दू कथाकारों को भी पढ़ रहे थे, तो पढ़ने के प्रोसेस में, पढ़ने के अमल में हमको ये ऐसा महसूस हुआ कि पहले जबान की इस तरह की कोई बंदिशें थी नहीं। जबान किसी समुदाय, किसी धर्म, किसी जाति सबसे जोड़ी नहीं जाती, कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं, बिल्कुल नहीं था, कतई नहीं था, घेरेबंदी नहीं। तो उससे सबसे बड़ी मिसाल मैं सबको उर्दू में सबको अभी मैं इस पर आपके चैनल के जरिए बोल सकता हूँ कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से बड़ा कोई आदमी हुआ ही नहीं है जिसने भाषाई सौहार्द को सबसे पहले आवाम तक या आम इंसानों तक पहुंचाने का, और हर भाषा में, सिर्फ मामला उर्दू और हिंदी का नहीं था, उसमें अवधी और फलाना कई चीजें उसका आप ये खूब रंगकर्मी है, अंधेर नगरी वगैरह सब खूब करते रहे, हम लोग भी करते रहे। तो आप देखें कि उस जमाने से गजल की जो रिवायत है हम भूल जाते हैं, हम आ जाते हैं, हम जब हिंदी गजलों का जिक्र करते हैं तो हिंदी के जनक जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र से हम क्यों नहीं शुरू करते हैं, और जबकि उनके यहाँ वो रिवायत जो रिवायत जिसका जिक्र आप कर रहे हैं उर्दू में, उरूज, बहर और सारी इस्तिलाहें वो तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के यहाँ मिलेंगी। ये और बात है कि आपने वो देवनागरी लिपि में मिलती है, लेकिन जब आप उसको मुंतकिल कर लेते थे हम लोग तो आपको लगेगा नहीं कि ये देवनागरी लिपि की चीजें हैं। तो एक तरह से जो आपने भी बताया कि ये पूरी की पूरी तहरीक चलती रहती है, और तहरीक का जो ये आंदोलन जिसको आप कह रहे हैं, तो आंदोलन के बहुत रूप होते हैं, जैसा कि हमने एक आंतरिक रूप से आंदोलन है, सामाजिक आंदोलन है, एक तन्हाई भी एक आंदोलन है। जी जी जी, हम तन्हाई को भी बहुत है कि मेरी मोहनिस मेरी तन्हाई है। तो अगर वो उस तन्हाई ने हमको इतना ज्यादा प्रेरित किया कि एक तन्हाई की शायरी अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे वो आपकी दोस्त है, आपकी हमदर्द है, आपकी हमनवा है। तो इस तरह से वो होते हुए जब दुष्यंत कुमार तक आते हैं, जिस आंदोलन का बहुत जिक्र किया, मैं उसको दोबारा ये कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन दुष्यंत के अंदर जो छटपटाहट थी, ये न समझा जाए कि वो छटपटाहट सिर्फ उस समय का जो समाज था उसकी थी, बल्कि उन्होंने फॉर्मेट को भी बदलने की कोशिश की। उन्होंने गजल के साथ एक तरह से हम दूसरे लोग कहें कि बगावत भी एक तरह से की, और उस बगावत को आपको एक्सेप्ट करवाया, और ऐसा नहीं था कि उन्होंने रिवायत से इनहिराफ नहीं किया है। इसलिए कि गजल की जो रिवायत है उसमें देखिए उरूज मिलेंगे, उसमें बहर आपको मिलेंगे, उसमें कवाफी मिलेंगे। ऐसा नहीं कि उन सारी चीजों से दुष्यंत कहीं पर नाबलद है। वो उनके यहाँ इश्क आशिकी का चांदनी छत पे चल रही होगी, अब अकेली टहल रही होगी। अब बताइए पूरा रोमान है, पूरा उर्दू की और हिंदी की गजलिया शायरी का पूरा रोमान है। अब ये शेर भी उनका मशहूर हुआ है, जहाँ पर आंदोलन वाले अशार आप पढ़ रहे हैं, एक बार और दोहराएंगे उस लाइन को। चांदनी छत पे चल रही होगी, अब अकेली टहल रही होगी। क्या बात। तो अब ये सब चीजें दुष्यंत कोई मामूली ये नहीं था। ठीक है कि उन्होंने बहुत होता ही है, देखिए दीवाने गालिब बहुत जखीम नहीं है, बहुत एकदम आप देखेंगे कि बहुत मोटा ताजा कोई फरबाट लाइफ का कोई संग्रह नहीं है। बहुत अगर देखा जाए तो बहुत आप एक नशिस्त में उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन वो एक नशिस्त में पढ़िएगा जरूर आप, लेकिन वो एक जिंदगी आपके लिए नाकाफी उसको समझने, जानने और जीने के लिए। यही काम दुष्यंत कुमार ने किया साये में धूप के जरिए से। इसमें हम ये जो आंदोलन वाली बात थी, आपका जो सवाल था और सर ने जो जवाब दिया उसको हम थोड़ा सा अलग तरह से कहना चाहते हैं। देखिए दुष्यंत कहते हैं, देखिए
ट्रेडिशन को वो तोड़ते हुए जी जी कि जरा सा तौर तरीके में हेर फेर करो, तुम्हारे हाथ में कॉलर वास्ती नहीं। या फिर जिस शेर का आपने जिक्र किया कि कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल लिया। सर, आंदोलन हर समय है। मसला ये है कि आदमी किस तरह से उसको रिएक्ट करता है। एक लिखने पढ़ने वाले क्या करते हैं? वो अपने समय को लिखते हैं, अपने स्थान को लिखते हैं। तो हमारा समय क्या है अभी जी, तो उसको लिखना ही होगा। ये अनिल जी ये जानना चाह रहे हैं कि आप संस्कृति कर्मी के बतौर किसी भी रचना, चाहे गजल हो, कविता, उसमें राजनीति और यथार्थ और उसका जीवन, उस रचना का जीवन, उसके साथ कोई तालमेल आप देखते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल। जैसे देखिए, अभी बड़ी अच्छी बात कासिम खुर्शीद साहब इन्होंने कहा, गालिब का जिक्र आया, तो एक बार दुष्यंत ने शायद भूमिका में कहीं पर लिखा है कि ठीक है, गालिब का मेरे भीतर प्रतिभा का शतांश भी नहीं, ये हो सकता है, मैं वो ऊंचाई नहीं प्राप्त कर सकता, लेकिन ये जरूर है कि गालिब ने जिस शिद्दत से अपने समय को, अपनी तकलीफ को महसूस किया, मैं उनसे कहीं कम नहीं हूँ उसको। इसीलिए मैं जिक्र कर रहा हूं। इसीलिए, और मैं उसको अपने तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो बात आपने की राजनीति की, देखिए वो हम लोग जब भी ये साए में धूप पर ये चर्चा हो रही है, साए में धूप की जो तमाम जो संग्रह है, वो आपको एक दस्तावेज की तरह लगेंगे, क्रांतिकारी दस्तावेज की तरह। वो जो बात हो रही थी बार बार कि आंदोलन क्या था, संपूर्ण क्रांति, इनकलाब की बात, छोटा मोटा परिवर्तन नहीं। जयप्रकाश नारायण जी के इसीलिए वो तो कहता है कि आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी जी। शर्त लेकिन थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। पर्दों की तरह हिलने मतलब सरकार परिवर्तन नहीं, खाली बुनियाद हिलनी चाहिए। और हंगामा करना, खड़ा करना मेरा मकसद, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मतलब फंडामेंटल चेंज की तरफ जा रहे हैं, उसकी बात वो बार बार कर रहे हैं। और यही बात उनको, ये जो जज्बा था उस वक्त पूरे हिंदुस्तान का, ठीक है, किसी इनकलाब से वो एक इस तरह का पूरे देश में उबाल था, उसको ये अभिव्यक्त कर रहे थे। और बहुत सारी चीजों पर उन्होंने बात की। अब जैसे देखिए, एक जो लोग बार बार कहते हैं ये मेरे सीने में न सही तो तेरे सीने में सही, जैसे आप देखिए कि भ्रष्टाचार है चारों तरफ। जेपी मूवमेंट भ्रष्टाचार के विरोधी आंदोलन था। क्या कहते हैं, इस सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी है, ये हर किसी का पांव घुटनों में सना है। मतलब भ्रष्टाचार का जो कीचड़ है, तो आपको, लेकिन वो सीधे डायरेक्ट नहीं बढ़ते हैं, राजनीतिक वक्तव्य नहीं है, राजनीतिक वक्तव्य नहीं है, वो एक स्टेटमेंट नहीं है, वो आपको एक काव्य है। और जिसको बाद में दोनों ने बहुत अच्छे से कहा कि आप उन पर रदीफ काफिया का, बहर का, जो भी उसमें डिफिशियंसी खोजें या कमी खोजें, लेकिन सबसे असली बात है कि वो कनेक्ट करता है। सोचिए कि आप लगभग अब तक उसकी 6 लाख प्रतियां बिक चुकी हैं। हमको नहीं लगता कि हिंदी की कविता की कोई किताब आज तक 6 लाख उसकी प्रतियां बिकी हो, तो ये कोई सामान्य बात नहीं। युवा मन के लिए गीता की तरह उसको लोग कहते हैं। बिल्कुल। तो हम ये जानना चाह रहे थे, और यही सवाल हम आपसे भी दोहराएंगे कि उनकी बरक्स, दुष्यंत कुमार की गजलों की बरक्स, राजेश जी, अदम गोंडवी की गजलों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, दोनों का हमको लगता है उसी परंपरा, वही ट्रेडिशन है, वही उसी तरह से वो बात कहते हैं। और लोक उनमें थोड़ा ज्यादा आता है अदम के साथ, लेकिन वो कहन जो है दोनों का एक ही है। दोनों के सब्जेक्ट भी बहुत एक ही है। सीधे से डायरेक्ट हमला करते हैं, किसी प्रतीक में रख के नहीं कहते हैं, सीधे सीधे कहते हैं अदम गोंडवी भी। और वो उसके बाद तो आखिरी ही हो जाता है। आप ये जिस तरह से अदम गोंडवी थे और जिस तरह से वो देसी स्वभाव के थे, तो उस तरह से उनका वो था। लगभग दोनों का एक ही है जी। जैसे देखिए अजय जी, जैसे आपने बात की अदम गोंडवी, एक तो होता है शायरी में सच जो है, सत्य कोई तैयार माल नहीं है,
कोई पका हुआ फल नहीं है, सच गए और तोड़ लाए। और कविता में इन लोगों के यहाँ एक सत्य का एक नया अनुसंधान होता अपने समय में। इनको शायरी के जैसे देखिए एक पंक्ति है उनकी कि हमको पता नहीं था, हमें अब पता चला, इस मुल्क में हमारी हुकूमत नहीं रही। वाह, गजब है। मतलब हमको अब पता चला कि अब ये जो हुकूमत है हमारी नहीं रही। लगता है 50 साल पहले, लेकिन आपको लगेगा कि यही ये देशवासी आप किसी भी वक्त में हाँ, इसे आप कुछ देख सकते हैं। दोस्तों से वैसे मरासिम नहीं रहे, कुछ दुश्मनों से वैसी अदावत नहीं रही। जी। और अगली जो बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, रो रो के बात कहने की आदत नहीं रही। मतलब हिम्मत से अगर बात कहिए, सच कहिए तो बुरा मानते हैं। इसी को अगर आप मिला के जुबान सीने वाली बात से अगर आप ये, तो एक जो बात कर रही है कि जब एक बड़ा शायर आता है तो नई बात लेके आता है और नए तरीके से भी, जो राजेश भाई बार बार कहन की बात कर रहे हैं, नए ढंग से बात जी, शैली में भी परिवर्तन लाता है, अंतर्वस्तु में, कंटेंट में भी, फॉर्म में भी। ये उनकी तो दुष्यंत को पढ़ते हुए कासिम साहब जी सर, अदम की गजलें बरबस याद आ जाती हैं। देखिए जैसे वो कहते हैं तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तो आप देखिए वहां दुष्यंत कुमार की कोई भी लाइन आप ले लीजिए और अदम की यह लाइन लगता है कि एक निरंतरता में बिल्कुल प्रवाह के साथ यहाँ आके देखिए जुड़ती है। एक चीज जो हम लोग बहुत अच्छा जिक्र कर रहे हैं आप भी, और आपने जिक्र छेड़ा तो अच्छा है, बहुत बात निकलेगी तो फिर दूर चली जाएगी और लोग बेवजह उदासी का सबक पूछेंगे। देखिए दुष्यंत और अदम के अंदर किसी तफरीक या किसी कोई तुलनात्मक अध्ययन मेरे विचार से, मेरा अपना जो मानना है, इसी के अल्लाह ने या ऊपर वाले ने या विधाता ने कब किसी की वो एक तो बना ही नहीं। हम सब यहाँ लोग बैठे हुए सारे लोग हैं, सबके अपने चेहरे हैं, अपनी समझ है, अपनी सोच है, अपनी फिक्र है। अदम के यहाँ भी अदम का एक रंग है और अदम के रंग में कभी कभी ऐसा लगता है कि वहां थोड़ा मिट्टी की खुशबू ज्यादा मिल रही है। अदम के यहाँ कुछ मिट्टी की खुशबू, ऐसा लगता है कि जैसे कि ऐसा नहीं कि दुष्यंत के यहाँ वो चीजें हैं, लेकिन दुष्यंत के यहाँ जो सियासत है वो जरा सा आगे 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 चलती रहती है। जो सियासी जिसको कहते हैं कि बेदारी, सियासी बेदारी जो है वो उनके यहाँ आगे चलती है। इनके यहाँ क्या है कि इनके यहाँ अलामतों के साथ, मिट्टी की खुशबू के साथ, आपसी रिश्तों के साथ, जिसका जिक्र अभी तमाम लोग कर रहे थे, अनीश भी कर रहे थे, आप भी कर रहे थे, उसके साथ साथ चलती है। इसलिए होता क्या है ना कि हम एक तुलनात्मक अध्ययन से बेहतर ये है कि हर शख्स की अपनी एक समग्र जो उसका एक अस्तित्व होता है, उसमें अगर गुफ्तगू की जाए तो ज्यादा बेहतर। अब होता क्या है कि एक ही काल के, एक ही दौर के, एक ही युग के लोग हैं, पढ़ के आप मुतासिर होते हैं। आदम को भी पढ़ के खूब मुतासिर होते हैं, दुष्यंत को भी पढ़ के। उस जमाने के फिर बाद के वक्त में बशीर बदर वगैरह का कोई बहुत अलग दौर नहीं है, ये सब बेचारे 75 में चले गए, अलग बात है क्या नाम है, लेकिन ये 75 में ये सारे लोग भी भाई अपने इस पर थे। तो इन तमाम लोगों की शायरी को आप देखिएगा कि उस जमाने में जो असली मानवियत होती है या जो सामायिक जो सोच थी, वो दोनों के यहाँ बराबर मिलती है, लेकिन अपनी शनाख्त और अपनी आइडेंटिटी और अपनी पहचान के साथ। और इसीलिए जब इन्होंने शेर पढ़ा तो ऐसा लगा कि यहाँ अदम बोल रहे हैं, ये शेर पढ़ा तो ऐसा लगा कि यहाँ दुष्यंत बोल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि एक शायर अपनी पहचान के साथ अगर मंजर आम पर आता है तो ये मुझे लगता है कि मतन को पेश करने में या जो मटेरियल है उसे पेश करने में वो बहुत कामयाब रहा है। ये वही दौर था। हालांकि चर्चा के विषय दुष्यंत कुमार के साये में धूप पर है, लेकिन धूमिल भी उसी दौर के हैं। और देखिए 75 में वो भी गुजर जाते हैं, धूमिल भी, और उनकी अवस्था बहुत कम होती है, दुष्यंत से भी कम होती है। लेकिन धूमिल पर अलग से हम लोग कभी चर्चा करेंगे। क्या बात है, तो धूमिल की कविता वही आगे जिक्र छड़िएगा तो फिर। लेकिन हम अनीश जी आप पर आपसे कहना चाहते हैं कि गजल तो ठीक है, एक विधा है, लेकिन लोगों की अभिव्यक्ति, लोगों को अभिव्यक्त करना, उनकी भावनाओं को, तो उनको पढ़ते हुए बाबा भी याद आते हैं, बाबा नागार्जुन के बारे में। पत्रहीन लगन गाछ कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। अनीश जी, तो
ये हम लोग गजल जी गजल में ना बांध के हम लोग चूंकि बात करना चाहते हैं कि लोगों की जो अभिव्यक्ति है और वो और कहानियों उनकी में रचनात्मकता जो विविधताओं में मतलब कई विधाएं हैं ना, हाँ, बिल्कुल। तो वो गजल में उनके यहाँ आती है, बाबा के यहाँ इस तरह से आती है। तो हिंदी में खास तौर से आप देखेंगे कि क्या स्थिति है अभी। जैसे देखिए, बहुत अच्छी बात, आपने बड़ा अच्छा कनेक्ट भी किया। आपने अदम गोंडवी से उसको जोड़ा और बाबा नागार्जुन से। ये वो आप दरअसल एक पूरा दौर है, जो समय है। अब जैसे देखिए, दुष्यंत जिस बात को कहते हैं, जो आपने ये वाला नागार्जुन वाली कविता सुना, आप दुष्यंत कहते हैं कि उस वक्त रचनाकारों में अकेलापन था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संत्रास था, वेटिंग फॉर गोदो जैसा नाटक आता है, अकेलापन है, तन्हाई है। इसको तोड़ने के लिए कहता है क्या रास्ता है, तो कहते हैं कि आज सड़कों पे चले जाओ तो दिल बहलेगा, आज सड़कों पे चले आओ तो दिल बदलेगा, चंद गजलों से तन्हाई नहीं जाने वाली। अली गजल ये भी समझ रहे हैं हाँ कि लोगों के बीच जाओ, हाँ जाओ, सड़कों पे जाओ। जिसको कि आपने ये नागार्जुन की बात की, नागार्जुन क्या कहते हैं, लगभग इसी दौर की रचना है 77 का, कि मुन्ना मुझको पटना दिल्ली मत जाने दो, भूमि पुत्र के संग्रामी तेवर लिखने दो। यहाँ भी वो लोगों के बीच हाँ, कहते हैं कि कौन ये जो तन्हाई है पटना और दिल्ली की, वहां मत जाने दो, हमको संग्रामी तेवर। या फिर आप देखिए कि हरिजन गाथा जैसी कविता उनकी आती है। टाइम जो है, ये जो स्पेस है, इनको बदलने की, इसी वक्त ये दुष्यंत की ऐसी ही और जैसी रचना है कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। सबसे जो महत्वपूर्ण पंक्ति है, जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। लेकिन चिंगारी की जरूरत थी। एक ऐसा दौर था, लोगों का आक्रोश था, गुस्सा था, असंतोष था, उसको एक अभिव्यक्ति चाहिए थी, इसी के लिए चिंगारी। तो ये पूरी दुष्यंत की रचना जो बाबा नागार्जुन तक जाती है, एक चिंगारी की तरह, एक चिंगारी का काम करती है। बाबा नागार्जुन की इस दौर की, चाहे जेपी मूवमेंट पर कविता लिखे, पक्ष में लिखे, मोह भंग वाली कविता लिखे, सब में जो आपने कहा कि जैसे वो जो कविता आपने सुनाई, वो तो माना जाता है कि वो संस्कृत क्लासिक के स्टैंडर्ड का है। अकाल और उसके बाद कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कहानी सोई उनके पास। और मतलब जो संस्कृत क्लासिक महान ट्रेडिशन है भारत में पोएट्री की, उससे जुड़ती है। लेकिन जो आप बात कर रहे थे कि वो चाहे दुष्यंत में हो, चाहे अदम गोंडवी में हो, चाहे धूमिल में हो, चाहे नागार्जुन में हो, ये सब 67 के बाद के और 75 के दौर के, 77 के दौर के। 67 में देखिए कि भारत की राजनीति में बड़ा परिवर्तन होता है। 7 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनती है। वहां किसान आंदोलन शुरू होता है, जेपी मूवमेंट शुरू होता है। पूरा एक बिहार में देखिए तो लगता है कि 5 सालों में 6-7 सरकारें मुख्यमंत्री बनती है। तो एक उथल पुथल का दौर है, एक बेचैनी है, छटपटाहट है। और जो सरकारें हैं उसको पारंपरिक ढंग से चाहती हैं को डील करना, इसके खिलाफ ये मुखर। हिंदी में फिलहाल आप कैसा परिदृश्य दिखता है? देखिए, बहुत अच्छा भी है और बुरा भी है। उस समय जैसे आप धूमिल की बात कर रहे थे, बाबा की बात कर रहे थे, दुष्यंत कुमार की बात कर रहे थे, तीनों में जो कॉमन है वो है व्यंग्य और इस सीधा कहने वाली बात। और व्यंग्य वो लिखने वाले पे भी कर रहे थे, कहने वाले पे भी। ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दूरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, धोखा हुआ। ये व्यंग्य है। कितनी बड़ी बात है, मैं सजदे में नहीं हूँ, आपको धोखा हुआ होगा। तो अब ये जो है, ये स्थिति अभी भी है। हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा और बहुत ही अच्छा लिखने वाले लोग हैं। परंपरा, ये जो 2025 में हम लोग बैठे हुए हैं, 25 साल हो गई इस सदी की। आप 25 साल पहले आप देखिए, 90 के दशक में तो थोड़ा बहुत कुछ हुआ, उससे पहले देखिए कि हिंदी कविता में कहाँ स्त्रियां थी। अभी खूब तैयारी के साथ और खूब मजबूती के साथ 2500-50
स्त्रियां लिख रही है, अब बहुत मजबूती से लिख रही है। आप एक कविता बताइए 2000 से पहले की, शायद अपवाद में आप बता दें, एलजीबीटीक्यू पे कोई एक कविता बताइए। मैं आपको 5 कवि का नाम बताऊंगा अभी, युवा 25 साल से कम के। अच्छा। हाँ, मैं बताऊंगा इस देश में लिख रहे हैं लोग। विमर्श, जिस तरह स्त्री विमर्श है या फिर दलित विमर्श है, आप बताइए ना मुसलमान कवि, बताइए 2000 से पहले। हाँ, असद जैदी के अलावा आप बताइए और कितने लोग हैं। मैं 10 बताऊंगा और बहुत मजबूत, ऐसे ही नहीं नाम गिनाने के लिए। तो ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और हम भविष्य बहुत अच्छा रहे। सीधा सीधा लिख रहे हैं, डर नहीं रहे हैं। हाँ, वो सजदे में झुकने वाले अभी भी है। नहीं, वो तो हर दौर में रहेंगे, हर दौर में रहेंगे। उसके ये तो आप दुखी ना हो, और ये तो तय है। तो हम अभी आप बहरीन गए, अमेरिका भी आपका जाना हुआ। भारत में जो कविता, गजल और साहित्य को लेकर लोग क्या वहां पर कर रहे हैं? और देखिए, एक बड़ी बात ये होती है, हम लोग अभी तो हालांकि जो दुष्यंत का दौर था उस जमाने में तो ऐसा नहीं था, लेकिन अभी हम ग्लोबल विलेज में, ये ग्लोबल दौर है जी। हम यहाँ सांस भी लेते हैं तो उसकी खबर होती है जी। और अब पहले वाला मामला नहीं है कि ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, तो अब वो मामला है नहीं। तो इसलिए हमारे बारे में जब हम वहां पहुंचते हैं तो हमारे बारे में हमसे पहले लोग जानते हैं, और जानते इसलिए हैं कि हम काम कर रहे हैं। जैसा कि अभी इन्होंने बहुत अच्छा जिक्र किया कि बहुत अच्छा लिखा जा रहा लोग। अब रही बात, देखिए एस्टेब्लिश होने के बाद वो तो एक वक्त लगता है। दुष्यंत काम करके चले गए, आज जिक्र कर रहे हैं, गालिब चले गए, आज जिक्र कर रहे हैं, तो वो वक्त लगेगा। उस पर लोग कुछ लोग उजलत में रहते हैं, बहुत जल्दीबाजी में रहते हैं कि हमने जो कहा है वो। तो मैं जब जाता हूँ तो वहां वही सारे लोग ऐसी ही शायरी, ऐसा ही लिखने पढ़ने वाले, ऐसी ही फिक्र, ऐसी ही सोच, और वो हमारे शेर पर भी दाद देते हैं, हम उनके शेर पर भी दाद देते हैं। आखिर शेर पर दाद क्यों दे रहे हैं? दाद देने का ये सिर्फ कतई मतलब नहीं कि उन्होंने दिया या ऑडियंस रिएक्ट कर रही है। इसका मतलब ये होता है कि हम, कहा गया है कि एक अजीब दर्द का रिश्ता है सारी दुनिया से, कहीं हो जलता मकान अपना घर लगे हैं मुझे। तो आप कहीं किसी दुनिया में कहीं किसी जगह चले गए, हमने ये महसूस किया, हमने ये देखा कि हमारा जो अपना समाज है, जो साहित्यिक समाज है, जो अदबी जो लोग हैं, जो बिरादरी है, वो पहले से ज्यादा एकजुट हुई है। पहले से ज्यादा उसके अंदर एक तरह से कही कि पहले एक वहशत रहती थी कहीं ना कहीं पर, किसी न किसी जिहत से। लेकिन अब कम से कम इस पूरे ग्लोबल विलेज में अगर आप अच्छा कह रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, तो आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, और इसमें आपको बहुत ज्यादा अब स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर दम है तो आपको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। हमने देखा वहां नए लिखने वालों को, ये नई लिखने वालियां भी थी, वो पाकिस्तान से भी लोग आए थे, वो दुबई से भी थे, और दूसरी जगहों के लिखने वाले पुराने, और कुछ पुराने लोग, पीरजादा कासिम जैसा आदमी। अब पीरजादा कासिम हमने अहमद फराज के साथ भी पढ़ा, तो ये उसी दौर के लोग हैं जो अहमद फराज का दौर था। पीरजादा कासिम भी आज उस परंपरा के लोग हैं। तो वो अपनी शायरी को उस जमाने से लोग 50-60 साल से वो लोग काम कर रहे हैं, और आज के दौर में भी जो नई नस्ल है, नई पीढ़ी बिल्कुल आई है, वो पीरजादा कासिम को उसी तरह पसंद कर रही है, वो अहमद फराज को उसी तरह पसंद कर रही है, और नागुजीर समझती है, मंटो को उसी तरह से नागुजीर समझती है, प्रेमचंद को उसी तरह नागुजीर समझती है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये हमने पूरी दुनिया को एक तरह से एक कनेक्ट कर लिया है, कनेक्ट करने में हम कामयाब हुए जी। इसी कड़ी में एक लाइन हमको याद आ रही है उनकी, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो, वो तो उनका जिक्र भी दामन पे, देखिए दामन पे मेरे लिए नहीं, ना खंजर पे मैं कह रहा था जी। मेरा एक सौभाग्य, बड़ा अच्छा जिक्र आपने कर दिया जी। मैं बहरीन गया, जो आलमी मुशायरा था, तो उसमें जब बहरीन एयरपोर्ट पे लोग आए हमको रिसीव करने, तो बड़ा अच्छा है उसका लॉन्च, बैठे सब साहित्यिक लोग थे, तो उन्होंने एक रहस्य खोला। क्या भाई? तो मैं आपको 20 बरस के बाद मैंने आपको याद किया है, 20 साल पहले आपके यहाँ बिहार से हमने कलीम अहमद आजिज को बुलाया था। अब आप सोचिए, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय था। मैंने उनसे पढ़ा भी था, जब हम पटना यूनिवर्सिटी में MA वगैरह कर रहे थे, तो हमारे टीचर भी थे। अब उसके बाद उनका शेर सब के दामन पे कोई छींट, न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो के करामात करो। क्या बात। और उनके बड़े रेलिवेंट अशार सब के, रखना है कहीं पाँव तो रखो हो कहीं पाँव,
चलना जो जरा आया तो इतराए चलो। और मुझे क्या याद है बात कासिम है, साहब की कहीं पढ़ रहे क्या थे बात है। कि उनकी जो कहन है, उनका जो कहन है, जी जी हाँ। जो शैली है, हाँ। उसकी भी कई लोगों ने आलोचना भी कि इस रूप में की। नहीं सर, मैंने उनसे बड़ा सौभाग्य है मेरा जी कि उनका कलीम आजिज साहब का जिक्र बहुत जरूरी था यहाँ। जी जी जी, और कलीम इसीलिए आजिज हमने साहब बहुत बहुत अच्छा किया कि आपने उनका जिक्र किया। जी। कलीम आजिज साहब के हवाले से एक बात आती है जो सभी लोग, आप सब लोग पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि उन पर ये इल्जाम था कि वो मीर तकी मीर के अनुयायी नहीं, मोतक़िद नहीं, बल्कि ऐसा लगा कि जैसे कोई दूसरा मीर यहाँ पैदा हो गया। तो हमने वो सिर्फ इसलिए था कि चलना जो जरा आया तो इतराए चलो हो, करो हो, जी खाओ हो, जी जी सो जी, जी। हो, हाँ। जाओ हो। जी। तो मैंने उनसे बातचीत की। दूरदर्शन ने मुझे पकड़ा, वो किसी को इंटरव्यू देते नहीं थे, तो चूंकि मैं उनका स्टूडेंट था तो थोड़ी मुराद हमको मिली। मैंने उनके घर पे उनसे ऐसी ही बातचीत की थी। तो बातचीत के प्रोसेस में उन्होंने हमसे पूछा कि ये बताओ कि आप ही बात कीजिएगा। हम कहा बिल्कुल मैं आपसे बात करूंगा। और मैंने उनकी शायरी से ज्यादा मैंने एक गुफ्तगू की जो यहाँ बहुत जरूरी है कि आप पर ये इल्जाम आता है कि चूंकि कहो हो जाओ हो, मीर के यहाँ भी यही है, सराहने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया। तो ये जो बहुत सारी लफ्जियात थी वो दोनों के यहाँ मिलती जुलती थी। तो हमने उनसे दरियाफ्त किया है, पूछा कि आपने गजलिया शायरी में जो एक मीर का रंग कहा जाता है कि उसकी इस्तिलाहें जो आपने रवा रखी हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहें। तब उन्होंने जो जवाब दिया वो सुनिए, वो सबसे ज्यादा सुनने के लायक आप तमाम लोगों के लिए और इस चैनल के लिए खासतौर पर। वो ये था कि उन्होंने कहा कि मैं मीर का मुतरिफ हूँ, यानी मैं मानता हूँ जरूर उनको, लेकिन मैंने कभी मीर तकी मीर की शायरी और मेरी शायरी में जमीन आसमान का फर्क है। मैंने गजल में पहली बार जो हमारी मगही जबान है, जो हमारी तिलहाड़ा के रहने वाले थे, नालंदा वो जो शायरी का सबब हुआ, वो मामला भी अजब हुआ। तो वो तिलहाड़ा नालंदा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो वहीं का, उसी पर उन्होंने लिखा। तो वो वहां की जबान थी, करो हो, खाओ हो, जाओ हो, सो हो, रो हो। पहली बार उन्होंने बिहार गिर सतह पर, मैं वहां तो अब भी मिलती है, इन्होंने कलीम आजिज साहब ने गजलिया शायरी में उसको रवा रखा। और आज भी उनकी शनाख्त है, उनकी पहचान, जो आप भी मुतासिर होते हैं, सभी लोग मुतासिर होते हैं कि उस तमाम लफ्जियात को उन्होंने वहां पर राइज किया और वो पूरी दुनिया में मकबूल और मशहूर हुए। जी। तो यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियां, मुझे मालूम है पानी का कहाँ ठहरा हुआ। क्या बात, क्या बात। तो दुष्यंत की इन पंक्तियों के साथ हम अपने इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। दुष्यंत कुमार एक ऐसे गजलकार जिनके साये में धूप संग्रह पर हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे थे। प्रभात खबर के स्टूडियो में हमारे मेहमान थे कासिम खुर्शीद साहब, अनीस अंकुर जी और राजेश कमल। हम आपके प्रति बहुत आभार जाहिर करते हैं कि आप यहाँ आए और इस मुद्दे पर बातचीत की। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत आपका शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।